जो होता है अच्छे के लिए होता है। मालती देवी अपने दोनों बेटों रमेश और सुरेश के साथ अपने बड़े से मकान में खुशी खुशी रह रही थी। उसका बड़ा बेटा रमेश बहुत कुशाग्र और चतुर था, जबकि छोटा बेटा सुरेश बहुत भोला था। मालती देवी के गांव में बहुत जमीन थी, जिस पर दोनों भाई मिलकर काम करते थे। अरे सुरेश, आज शहर जाकर 4 बोरा बीज ले आओ, बाकी दुनिया का ख्याल रख लूंगा। पर उसका एक पैर कमजोर है, इस हालत में वो शहर कैसे जा पाएगा? अरे माँ, इसलिए तो उसे शहर भेज रही हूँ, जब वो चलेगा तो उसका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। सुरेश के पैर की हालत ठीक नहीं है, पर वो अपने बड़े भाई को मना नहीं पाता और शहर चला जाता है। शहर से 4 बोरा बीज लेकर लौट आता है। बीज ले आया, ठीक है, बढ़िया है। अब कल खेतों में जाकर बीज देखेंगे, उम्मीद है शाम तक। सुरेश दिन भर खेतों में मजदूरी करता है और रमेश बीच बीच में पेड़ के नीचे जाकर आराम करता है। सुरेश हमेशा अपने बड़े भाई से ज्यादा मेहनत करता है, पर वो कभी घर जाकर अपनी माँ को ये बात नहीं बताता। जब भी शाम को दोनों भाई खेत से लौटते हैं, रमेश हमेशा इतना थका हुआ दिखता है जैसे सारी मेहनत उसी ने की हो। काम, अरे माँ, आज तो मेरी कमर ही टूट गई, एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इतनी मेहनत। अरे बेटा, तू कितना काम करता है? सुरेश के पैर में मोच आ गई है, इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है। अरे कोई बात नहीं माँ, मैंने किया या उसने किया, बात एक ही है। पर अब मैं तेरी शादी करने की सोच रहा हूँ रमेश, इस बुढ़ापे में मैं अब और काम नहीं कर सकता। एक बार तेरी शादी हो जाए तो मैं जल्दी ही सुरेश के लिए भी लड़की ढूंढना शुरू कर दूंगा। अरे माँ देख, सुरेश भी आया है, उससे पूछ ले कि उसे शादी करनी है या नहीं। अभी उससे क्या पूछना, मैं जो देखूंगा वही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। कुछ दिनों के बाद मालती देवी अपने बड़े बेटे रमेश के लिए लड़की ढूंढने जाती है। वो लड़की बहुत गोरी और सुंदर दिख रही है। वाह, लड़की तो बिल्कुल मेरी जैसी है। चिल्लाते हैं, हाँ माँ, आप सच कह रही हैं। देखिए, हमें लड़की पसंद है और हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? मेरी 2 बेटियां हैं, उसका नाम नीलम है और उसकी छोटी बहन का नाम शीतल है। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो। अगर ऐसा है तो मेरे लिए भी यही ठीक है। मेरा छोटा बेटा सुरेश है। चलो हमारे सुरेश के लिए तुम्हारी शीतल को देखते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, प्लीज अपनी शीतल को भी बुला लो। शीतल, शीतल बेटी, प्लीज बाहर आओ। शीतल जब उनके सामने आती है तो रमेश और उसकी माँ उसे देखकर चौंक जाते हैं। शीतल कोयले की तरह काली है। उस समय मालती देवी उनसे बिना कुछ कहे घर लौट जाती है। एक सुंदर बहू के नाम पर मैं काली औरत के रूप में दूसरी बहू नहीं ला सकती। अरे माँ, तुम कुछ सोचती समझती नहीं। क्या तुम्हें पता है कि सुरेश का पैर ठीक नहीं हो रहा है? अपने बेटे में भी क्या कमी है, उसे देखने की कोशिश करो, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अरे माँ, तुम क्या जानती हो, वो सब बाद में और उसके भाग्य की बात है कि वो ठीक होगा या नहीं। अभी तो मैं कहती हूँ कि सुरेश की शादी उसी लड़की से करवा दो जिससे तुम मिली हो, वरना बाद में तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर तुम इस रिश्ते से इनकार भी कर दो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मुझे अभी शादी भी नहीं करनी, बाकी तुम्हारी मर्जी। रमेश अपनी चालाकी से अपनी माँ का दिमाग पूरी तरह से घुमा देता है। मालती देवी लड़की के माता पिता की शर्त मान लेती है और अपने दोनों बेटों की शादी दोनों बहनों से करवा देती। रमेश दूध मलाई जैसी पत्नी पाकर बहुत खुश होता है और अंदर कमरे में सुरेश की किस्मत पर हंस रहा होता है। एक तरफ रमेश हमेशा सुरेश को अपने काबू में रखता है और नीलम हमेशा अपनी बहन शीतल को अपने काबू में रखती है। रमेश और नीलम इतने चालाक हैं कि हमेशा सारी बुराई करते रहते थे और सुरेश और नीलम का नाम खराब करते थे। मैं तुम्हारे रोज के झगड़ों से दुखी हूँ, अच्छा होगा कि तुम दोनों अब अलग अलग रहो। हाँ माँ, मुझे भी अब ऐसा ही लगता है, बेहतर है, अलग अलग रहता है तो कोई बात नहीं। इस गांव में मेरे 2 घर हैं, एक यहाँ और दूसरा पहाड़ी के ऊपर। अब तुम दोनों आपस में फैसला करो। अरे माँ, सुरेश का पैर ठीक नहीं है, अभी तो उसे पहाड़ी वाला मकान दे दो, क्योंकि खेत तो घर के पास ही है, उसे पैदल भी नहीं जाना पड़ेगा। हम यहीं रहेंगे और मैं यहाँ के खेत देखूंगी। आखिर जो भी हो वो मेरा भाई ही है, उसका कल्याण देखना मेरा कर्तव्य है। मालती देवी पहाड़ी वाला जर्जर मकान और बगल वाला खेत सुरेश को दे देती है। बेचारा सुरेश चुपचाप वहाँ से अपनी पत्नी के साथ उस जर्जर मकान में रहने चला जाता है। उस मकान की हालत इतनी खराब है कि ऐसा लगता है जैसे सदियों से उसमें कोई रहता ही नहीं। रमेश और नीलम अपनी योजना की सफलता पर खुश होते हैं। हमने मम्मी को कितना अच्छा बेवकूफ बनाया, ये मकान और बगल वाला खेत ले लिया। जीजा जी को क्या मिला, पहाड़ी वाला जर्जर मकान और उम्रें और खेत जिन पर उन्हें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। पर मम्मी को उनके साथ क्यों नहीं भेजा? जानते हो मम्मी के पास कितनी जमा पूंजी है? अगर वो उनके साथ गई होती तो अपनी सारी जमा पूंजी लेकर चली जाती। और वैसे भी ये सब उस बेवकूफ सुरेश के साथ ही होना चाहिए। मुझे उससे बहुत चिढ़ है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शीतल, तुम हिम्मत मत हारो,
जो भी हो रहा है वो कल के बेहतर भविष्य के लिए हो सकता है। अरे क्या अच्छा है, हम यहाँ पहाड़ी की चोटी पर बैठे हैं। बताओ इसमें क्या अच्छा है? जीजा जी ने सब कुछ इतनी होशियारी से किया और तुम्हारी मम्मी को लगता है कि उनका बड़ा बेटा जो भी कर रहा है वो सही है और तुम्हारा बड़ा बेटा गलत है। अरे शीतल तुम शांत रहो। देखो मैं ये घर अच्छा बना दूंगा और तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। तुम हिम्मत मत हारो। अब दोनों भाइयों के पास अपने घर और अपने खेत हैं। सुरेश शुरू से ही अपने घर के बगल वाली जमीन पर मेहनत करता आ रहा है। उसकी पत्नी शीतल भी उसके काम में उसका हाथ बटाती है। दोनों ही कड़ी धूप में भी पूरे मन से काम करते रहते हैं। शीतल कुछ दिनों बाद गर्भवती हो जाती है, पर फिर भी वो सुरेश के साथ मिलकर मेहनत करती है। एक दिन बहुत बड़े मंत्री जी वहाँ पहाड़ी की चोटी पर स्थित गांव का दौरा करने आते हैं। अरे भाई मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आपके पैर में कुछ तकलीफ है, लेकिन फिर भी आप बैल की तरह काम में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अरे भाई आपकी गर्भवती पत्नी भी आपकी मेहनत में आपका साथ दे रही है। मैं क्या करूँ मंत्री जी? अब अगर मैं अपने पैर देख लूंगा तो खाऊंगा क्या? मुझे आप जैसे मेहनती लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है, जो मुश्किलों में भी मेहनत करना जानते हैं और कोई बहाना नहीं बनाते। मैं आपकी पत्नी की सराहना करता हूँ जो ऐसी स्थिति में अपने पति का साथ दे रही हैं। अरे सुनो रामलाल, हम जो इनाम हर साल 5 लोगों को देते हैं वो बार इस मेहनती आदमी को मिलना चाहिए। इस आदमी के पैर में तकलीफ है, फिर भी देखो ये कितनी मेहनत कर रहा है। अब इसे ही एक फटर मिल जाना चाहिए और इसकी पत्नी के लिए सभी मेडिकल सुविधाएं मेरे फंड से दी जानी चाहिए। इस कल दोनों की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं। आप वाकई हमारे लिए भगवान बनकर आए होंगे। सच में मंत्री साहब, आपने जो हमारे लिए मदद की है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब और कुछ मत कहना, हमेशा खुश रहना। अगले ही दिन सुरेश को नया ट्रैक्टर मिल जाता है और जिसकी मदद से सुरेश के लिए खेती करना बहुत आसान हो जाता है। कुछ ही दिनों में सुरेश की फसल चारों तरफ लहराने लगती है। सुरेश और शीतल बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर एक रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे शीतल देखो कितना तेज तूफान आ रहा है। हे भगवान, अब हमारी फसल का क्या होगा? हमारी फसल को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। हमारे खेतों में पानी भर जाएगा। लेकिन अपने भाई के बारे में सोचती हूँ, उनकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। पूरी रात बारिश होती रहती है और पूरा गांव पानी से भर जाता है। रमेश के सारे खेत बर्बाद हो जाते हैं, उनके घर में भी घुटनों तक पानी भर जाता है। मैं अभी अपने खेत देखकर आ रही हूँ। सारी उस साल रमेश की कोई फसल नहीं हुई और ऊपर से घर में पानी भर जाने से सबका गुजारा मुश्किल हो गया। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ की सारी जमा पूंजी खत्म कर देता है और जब उसकी माँ के पास भी पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो और उसकी पत्नी उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। अरे नीलम, मेरी दवाई खत्म हो गई है, प्लीज रमेश से जाकर कहो कि वो दवाई ले आए। यहाँ हमारे लिए खाने को कुछ नहीं है और तुम्हें दवाई लेनी है। देखो माँ, बुढ़ापे में शरीर में बीमारियाँ आने लगती हैं, तो अब तुम्हें इनके साथ जीना सीखना होगा। हे भगवान, तुम ये कैसे कह रही हो? मैंने अपनी जमा पूंजी का एक एक पैसा तुम लोगों को दिया और आज तुम मेरी दवाई के लिए ऐसा कर रही हो। तभी रमेश वहाँ आता है और अपनी माँ का पक्ष लेने की बजाय उस पर चिल्लाने लगता है, तुमने अपनी जमा पूंजी हमें देकर कोई उपकार नहीं किया। तुम सारा दिन वोट तोड़ती रहती हो और मेरी पत्नी घर का सारा काम करती है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं हमेशा घर के काम करने में नीलम की मदद करता था। दोनों बहू और उसके बेटों ने मालती देवी को बहुत बुलाया और उसी समय वे मालती देवी को सुरेश के घर छोड़ने के लिए अपने घर से चल पड़े। जब वे सुरेश के घर पहुंचे तो उसका घर, उसके लहलहाते खेत और खेतों में खड़ा ट्रैक्टर देखकर दंग रह गए। अरे मम्मी, भैया, भाभी, प्लीज आइए, अंदर आइए। बेटा, मैं अब से यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज मैंने उनकी असलियत देख ली। मैं उनकी चालाकी कभी समझ नहीं पाया। तुम दोनों को गलत समझते रहे। अरे मम्मी, यह आपका ही घर है। हम हमेशा चाहते थे कि आप हमारे साथ रहो, मत और यहाँ बैठो। अरे सुरेश, आपने ये घर कब बनवाया और क्या आपके खेत बारिश में बर्बाद नहीं? किसका है? बस इतना समझ लो भैया कि हमारे साथ जो हुआ अच्छे रो ये ट्रैक्टर हुए थे। ये सुनकर रमेश और नीलम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में अपनी किस्मत को कोसते हुए वहां से चले जाते हैं। सुरेश और शीतल अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है, जिससे उनकी खुशी और दोगुनी हो जाती है।